नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन मां शैलपुत्री के दर्शन के मद्देनजर मंदिर परिक्षेत्र में किए जा रहे व्यापक प्रबंध। BHU IIT मैदान में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट मैच का हुआ आयोजन। SB दुर्गोत्सव समिति द्वारा मां वैष्णो देवी के गुफा स्वरूपी पंडाल को दिया जा रहा अंतिम स्वरूप। और लम्हे गेट के समक्ष रह रहे लोगों ने उन्हें उजाड़े जाने के संदर्भ में SDM चतुर्थ को सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन मां शैलपुत्री के दर्शन के मद्देनजर मंदिर परिक्षेत्र में व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। आदि शक्ति की आराधना के पर्व वासंतिक नवरात्र का सोमवार से आगाज हो रहा है। नवरात्रि के प्रथम दिन अलईपुरा स्थित माता शैलपुत्री देवी के दर्शन पूजन का विशेष विधान है। इसी क्रम में मंदिर की साफ सफाई कर क्षेत्र में दर्शनार्थियों के लिए व्यापक व्यवस्था की जा रही है। मंदिर के चारों ओर बैरिकेडिंग की व्यवस्था के साथ पुलिस बल व सामाजिक संगठनों की व्यापक भूमिका होगी। नगर निगम कर्मियों द्वारा साफ सफाई की विशेष व्यवस्था कराई जा रही है। मंदिर प्रांगण को रंग रोगन का आवश्यक रूप दिया जा रहा है। सोमवार को श्रद्धालु भोर से ही मंदिर में पहुंचकर माता का दर्शन पूजन करेंगे। वहीं ACP चेतगंज विकास श्रीवास्तव के नेतृत्व में पूरे मंदिर प्रांगण का निरीक्षण किया गया और महंतों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। उन्होंने चप्पे चप्पे का निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा में कोई कसर न छोड़ने की बात कही। निरीक्षण के दौरान मंदिर के लोग, पुलिसकर्मी सहित क्षेत्रीय पार्षद उपस्थित रहे। कि इस बार नवरात्र के प्रथम दिन व्यवस्था की जा रही है। नवरात्र के प्रथम दिन शैलपुत्री का जो पहला दिन है, इसमें पुलिस के अरेंजमेंट के साथ इन्होंने 2 एंट्रेंस और 2 एग्जिट बनाए हैं। अलग से एक VIP एग्जिट बनाया है, इसलिए किसी भी तरीके से कहीं भी भीड़ में स्टैम्पीड होने की कोई संभावना नहीं है। सारी संभावनाओं को नकारते हुए इस तरह के पुलिस अरेंजमेंट किए जाएंगे और इनके वॉलंटियर रहेंगे। इनके वॉलंटियर से काम लिया जाएगा, प्लस पुलिस अपना सुपरविज़न करेगी। कोई भी आदमी ऐसा ना हो कि लाइन तोड़ करके गलत तरीके से आ जाए, किसी को धक्का हो जाए, किसी को एक तरफ से जाने का एक तरफ से आने का। बिल्कुल सिंपल है। हर बार की तरह इस बार भी अच्छी तरीके से आयोजन किया जाएगा। निरीक्षण किए, इसमें क्या क्या देखा गया? इसमें इन्होंने 2 एंट्रेंस हमें दिखाए हैं हर बार की तरह। तो दोनों ही एंट्रेंस बल्लियों से अलग अलग हैं, जिसमें मेल फीमेल दोनों आने हैं, और 2 एग्जिट दिखाए हैं। तो सेपरेट एंट्रेंस और सेपरेट एग्जिट है। तो इसमें कहीं भी कोई कोइंसाइड होने की संभावना नहीं कि हाँ कोई आदमी किसी जाके लड़ गया या कहीं भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों बहुत बेहतरीन अरेंजमेंट है और हम लोग इसको अच्छे पुलिस अरेंजमेंट से अच्छी तरह से संपादित कराएंगे। हाँ, माता जी का शरद नवरात्र कुवार शुक्ल पक्ष कम दिन सोमवार दिनांक 26/9/2022 को माता जी का दर्शन प्रारंभ होगा। पट अमावस्या को 1 बजे रात्रि को मंदिर का पट खुल जाता है। माता जी का स्नान, फूल माला चढ़ावा करते करते 1:30 बजे आरती खड़ी हो जाती है और 2 बजे आरती संपन्न हो जाती है। और दर्शनार्थी तो हमारे यहाँ प्रांगण में 10 बजे से ही आना शुरू कर देते हैं। प्रांगण के अंदर में मतलब बैठे रहते हैं, भक्ति भजन अपना कर रहे हैं और दर्शनार्थियों का आना जाना लगा रहता है। और 1:30 बजे मतलब आरती 2 बजे खत्म होने के बाद में दर्शन प्रारंभ हो जाता है। किस तरह का निरीक्षण किया गया आला अधिकारी के साथ? हाँ, अधिकारी अभी लोग आए थे, उनको मतलब है कि बैरिकेड और महिलाओं किधर से प्रवेश करेंगे, किधर से निकास है, और इसके बाद में पुरुष का किधर से प्रवेश का मार्ग है और किधर से निकास का मार्ग है। तो यहाँ के पुजारियों और भी कुछ लोग जो थी सदस्यगण, उनको साथ में बताया और उन्होंने अपने दिमाग से कुछ अदल-बदल करते हुए और इस पर मतलब निर्भर हुए। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस की ड्यूटी बैरिकेड के किनारे पर बराबर लगी रहेगी और यही इंतजार। भीड़ को देखते हुए आपकी तरफ से भी कुछ व्यवस्था की गई है? हमारी तरफ से व्यवस्था ये कि भाई जैसे हम लोग तो अपने मंदिर के अंदर में जैसे टेंट वगैरह हुआ, बिजली बत्ती जनरेटर हुआ है,
और यही चीज़ का व्यवस्था हम ये हुए हैं। भी सामाजिक संगठन वगैरह आपके साथ रहेंगे? हमारे साथ मतलब कि जो कि हमारे आदमी रहते हैं। दर्शनार्थियों के लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है? हाँ, दर्शनार्थियों को आने जाने के लिए बैरिकेड एकदम पूरा बन चुका है, जैसे हर साल बनता था। और हमारे पुलिस अधिकारीगण भी अभी आ रहे हैं और आएंगे, इसका निरीक्षण करेंगे, कहाँ पर नहीं लगा हुआ है, क्या कमी है, क्या चीज़ की निरीक्षण बराबर करते हुए और समय पर पूरी तैयारी हो जाएगी। BHU IIT मैदान में 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ। ऑल इंडिया दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन व दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के सौजन्य से BHU के IIT मैदान में प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत भारत बांग्लादेश के बीच देश का पहला 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच दिव्यांग क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट मैच में मुख्य अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय एथलीट पैरा ओलंपिक भारत की अध्यक्ष, अर्जुन अवार्ड एवं मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त पद्मश्री दीपा मलिक उपस्थित रहीं। मैच का शुभारंभ उपस्थित अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं अतिथियों का स्वागत उन्हें अंग वस्त्रम व पुष्प गुच्छ प्रदान कर किया गया। इस मौके पर बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया। वहीं मैदान गीला होने के चलते मैच 30-30 ओवर के हुए। महेश, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट मैच को देखने के लिए दर्शकों में काफी उत्साह रहा। सर, आज का मैच में टॉस कौन जीता है और कब से मैच होने जा रहा है? भारत का पहला दिव्यांगों का अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट मैच का टॉस आज हमारी मुख्य अतिथि हैं दीपा मलिक जी और सुनील भाई ओझा जी के समक्ष जो हुआ, उसमें बांग्लादेश की टीम जो है फील्डिंग करने का उन्होंने निर्णय लिया है टॉस जीतकर और बैटिंग के लिए इंडियन टीम को आमंत्रित किया है। जो मैच के ओवर है उसमें परिवर्तन किया गया? परिवर्तन इसलिए किया गया कि आउटफील्ड थोड़ी गीली थी और हमारे खिलाड़ी चूंकि दिव्यांग हैं तो उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ओवरों को कम करके 30-30 ओवर का कर दिया है अभी। लेकिन फिलहाल की मौसम की कंडीशन देखते हुए लग रहा है कि अब इसमें कटौती नहीं की जाएगी, 30 ओवरों का अंतर्राष्ट्रीय मानक पर ये पूरा खेल खेला जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मैच होने जा रहा है, कितना आयोजकों में उत्साह है और प्लेयरों में कितना उत्साह है? बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। हम लोग तो बल्कि ये चाह रहे हैं कि बनारस से जितने लोगों को मैसेज पहुंच सके, सब लोग अधिक से अधिक संख्या में आए और आयोजक तो पूरे उत्साहित है। यहाँ पे BHU से भी काफी स्टूडेंट्स का सपोर्ट है, सभी लोग ग्राउंड पे हैं, आप मीडिया कर्मी सभी लोग का सहयोग है। भारत का पहला मैच और वो भी काशी की धरती पर खेला जा रहा है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी को उनके जन्म दिवस के अवसर पर समर्पित है। ऐसे में बहुत ज्यादा उत्साह है और बहुत ज्यादा रोमांच है। वाराणसी की धरती पर आए हैं और भारत के साथ आपका मैच है। अगर दिव्यांगजनों की बात की जाए तो कितनी बड़ी इस टूर्नामेंट को किस तरह देख रहे हैं, इतनी बड़ी टूर्नामेंट? वी आर वेरी हैप्पी टू कम अगेन बनारस because it's a historical city. So we are very happy. Actually, this is the first time we play in one-day cricket. Before that, we play only T20 cricket. So it's a very interesting, I think, very interesting to play. कितने खिलाड़ियों के साथ आप लोग यहाँ आए हैं और क्या लगता है कि किस तरह का ये मैच कितना रोमांचक होगा? Unfortunately, we don't get all players don't get visa, so we come here just 11 players. After that, maybe we next 4 and 5 players will be coming in India after they get visa. But unfortunately, the main player of Bangladesh don't get visa, so they don't come. They don't play in this match. कितनी उम्मीद है? Inshallah, we play for win. We think if we play our potentiality and then we will beat India. Inshallah. एक सवाल ये है कि जिस तरह से दिव्यांगजनों के लिए ये सब चीजें हो रही हैं, वनडे मैच भी आयोजित हुआ है, कितना आप लोगों को भी एक वो होता है कि नहीं हम भी आम खिलाड़ियों की तरह इस खेलों में भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सरकार हमारी मदद कर रही है? It's a very proud moment for us, but because we represent our country, Bangladesh, India represent their country. We are physically challenged, but after that we play for our country. It's a very proud moment for us. जी मैम, वाराणसी में आज एक बड़ा मैच हो रहा है, भारत और बांग्लादेश के बीच वनडे खेला जा रहा है। दिव्यांग क्रिकेटरों को कितना प्रोत्साहन मिलेगा इससे? हम देख रहे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी का ये जन्म दिवस के उपलक्ष्य में और
जन्मों के जन्म दिवस का जो उनका मनाने का जो ढंग है वो है कि कर्म से करें, केवल मात्र बोल के मत करें। तो उनकी जो भी इच्छाएं हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबको एक बराबर की अपॉर्चुनिटी देना, और अपंग को उन्होंने दिव्यांग का एक स्तर दिया है। और दिव्यांग हम उसी व्यक्ति को कहते हैं जिसके अंदर आंतरिक शक्ति होती है, और खेलों से बड़ा कोई माध्यम नहीं है जहाँ पे हम एक एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी की बात करते हैं, एक सशक्त होने की, एक आत्मविश्वास की, आत्मनिर्भर होने की। क्योंकि खेल नीतियां भी इतनी खूबसूरत हो गई हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कि हम अब खिलाड़ी अपने आप को आत्मनिर्भर और सशक्त कह सकते हैं। बहुत अच्छी विदेश नीतियां रही हैं नरेंद्र मोदी जी की, जहां पे हम विश्व में शांति का एक जो मैसेज हम देना चाहते हैं, तो शांति का सबसे बड़ा माध्यम फिर खेल ही है। हम एक अच्छे खेलों के माध्यम से दोस्ती का प्रचार करें, हम फिटनेस का प्रचार करें। और बहुत खुशी है मुझे ऑल इंडिया दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन आदरणीय उत्तम ओझा जी जो यहाँ पर खेल का आयोजन कर रहे हैं, उसमें 2 देशों के लोग आ रहे हैं और जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे जो देखने की और खुश होने की, जो गौर कर तलब करने की जो बात है, वो ये है कि इस फॉर्मेट के अंदर मोदी जी का सपना नजर आता है कि दिव्यांग और सशक्त लोग जो शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं है, वो मिलकर चले, मिलकर खेले। तो ये एक ऐसा खेल का, क्रिकेट का फॉर्मेट है जहाँ पे जिनके अंगों में कोई हानि नहीं है, जिसे हम एबल बॉडी के रूप से भी कह देते हैं, वो भी खेल रहे हैं, और पर्सन विद डिसेबिलिटी भी मिलकर खेल रहे हैं एक ही टीम के तहत। तो मुझे ये बात बहुत खूबसूरत लगी। एकदम नया फॉर्मेट है कि दोनों खिलाड़ी मिलकर क्रिकेट मैच खेलेंगे, और अंतर्राष्ट्रीय मैच होने जा रहा है। तो इसकी भी मुझे बहुत खुशी है कि हम अपनी मेहनत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैम, बिल्कुल आपने ठीक बात कही। और कहा जाता है कि जैसे बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं तो वहाँ की सरकार उनको काफी प्रोत्साहन देती है, ऐसे खिलाड़ियों को गवर्नमेंट जॉब भी दिए जाते हैं। तो अगर भारत में बात की जाए इन खिलाड़ियों के प्रति जो सम्मान है या जो नौकरी की बात है, उसमें उसको किस तरह आप देखते हैं? देखिए, बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है नीतियों में। मैं तो नीति बनने के कार्यक्रम में जुड़ी भी हूँ, और आज की डेट में मैं यूपी सरकार की भी एक एडवाइजरी बोर्ड में हूँ जो दिव्यांग लोगों के लिए नीतियाँ सशक्त कर रही है। और ये मेरे ख्याल से ये संयुक्त नीतियों का ही नतीजा है कि आज मैं एक पद्मश्री खेल रत्न के रूप में 52 साल की उम्र में यहाँ पर एक खिलाड़ी के रूप में पहचानी जा रही है। तो महिलाओं का सशक्तिकरण, बेटी खिलाओ बेटी पढ़ाओ, दिव्यांग लोगों को बराबर की नीतियों में इंक्लूड करना, और हर खेल को दिव्यांग के केवल ये नहीं कि पैरालंपिक, ओलंपिक, आज क्रिकेट के क्षेत्र में भी जय शाह जी नेतृत्व कर रहे हैं बीसीसीआई के थ्रू दिव्यांग क्रिकेट का भी, और नए नए फॉर्मेट उभर कर आ रहे हैं जहाँ पे हम खिलाड़ियों को नए नए अवसर दें खेलने के और अपनी प्रतिभा को आगे लाते। अवसर की बात तो आपने मैम ठीक है। मेरा सवाल ये था कि सरकारी नौकरियों में भी जैसे आम खिलाड़ियों को तरजीह दी जाती है, अगर इन दिव्यांग खिलाड़ियों को भी उनसे जोड़ा जाए तो क्या इनके खेल में और निखार नहीं आएगा? आप देख रहे हैं कि आज जो भी नीतियां हैं, मुझे आप ये बताइए कि आप नीतियों से अवगत हैं? क्योंकि जो सरकारी नीतियां हैं वो कहीं भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करती। एक पैरा खिलाड़ी और एक दिव्यांग खिलाड़ी और जो एबल बॉडी खिलाड़ी है, चाहे ओलंपिक कहें, चाहे पैरालंपिक कहें, डेफालिम्पिक कहें, या हम स्पेशल ओलंपिक कहें, सबके लिए एक पेंशन स्कीम, खेलने की स्कीम, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जॉब अपॉर्चुनिटी स्कीम, अवार्ड स्कीम, ऐसा कहीं नहीं है जहाँ पे उनमें कोई डिफरेंस रखा जा रहा है। तो वर्तमान सरकार दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए कितना काम कर रही है, अगर इसकी बात? वर्तमान सरकार दिव्यांग उनका हाल ही में बिल को अमेंड करना, पहले केवल मात्र 7 दिव्यांग कैटेगरीज को पॉलिसीज के तहत लिया जाता था, आजकल 21 पॉलिसीज के तहत उनको लिया जा रहा है। और खेलों में तो आप देख ही रहे हैं, पैरालंपिक टोक्यो को अगर आप देखें तो इतिहास रचा गया है।
10 मेडल लेकर आए। हाल ही में हम वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स से मैं लौटी हूँ टीम के साथ मोरक्को से वर्ल्ड ग्रां प्री के साथ। 25 खिलाड़ी गए थे, 8 गोल्ड, 8 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज और 2 चौथे स्थान पर आए हैं वर्ल्ड ग्रां प्री में। तो लगातार मेडल की झड़ी लग रही है, जिसका मतलब यही है जब एक मेडल जीता जाता है तो उसकी तैयारी उसमें दर्शाई जाती है। इसका मतलब तैयारियों के लिए। और एक अपील मैं जरूर कहूंगी, सरकार अपनी ड्यूटी पूरी निभा रही है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो स्टेक होल्डर्स हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी दिव्यांग खेलों की ओर अपना दर्शन दे, ताकि और ज्यादा हम ग्रास रूट लेवल पे इस खेलों को हम उठा सकें। एसबी दुर्गोत्सव समिति द्वारा मां वैष्णो देवी के गुफा स्वरूपी पंडाल को अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है। भूलानाला क्षेत्र के ताराचंद्र बाड़े में स्थापित होने वाली मां दुर्गा की प्रतिमा को लेकर एसबी दुर्गोत्सव समिति के कोषाध्यक्ष लखन शर्मा ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी माता वैष्णव के गुफा का भव्य आकर्षक रूप दिया जा रहा है। इस वर्ष पूरे पंडाल के स्वरूप को व्हाइट कलर दिया जा रहा है। माता रानी कमल पर विराजमान रहेंगी, जो आकर्षण का केंद्र होगा। हमारे यहाँ 9 दिनों तक पूजन अर्चन किया जाएगा। सोमवार को प्रथम दिन ही माँ की स्थापना कर दी जाएगी। माँ भक्तों को लगातार अपना दर्शन देती रहेंगी व विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। इसके साथ ही भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली 9 महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से श्रद्धालुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि उन्हें भीड़ में परेशानी का सामना न करना पड़े। इस बार क्या है व्यवस्था आपके पंडाल में? पहले तो मैं बता दूं, मैं हर साल की तरह गुफा हर साल बनाता हूं। मैं आज 20 साल से गुफा बना रहा हूं मां वैष्णो देवी का। हाँ, गुफा में थोड़ा सा चेंजिंग ये है कि थोड़ा बड़ा गुफा किया गया इस बार, क्योंकि इस बार भीड़ हम लोग के यहाँ बढ़िया होगा। क्योंकि लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद इस बार दुर्गा पूजा, कोई भी पूजा बहुत दिव्य से हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। और हमारे यहाँ गुफा हर साल बनता है। माँ वैष्णो देवी हर साल रहती हैं यहाँ 9 दिन। और उसके बाद माँ दुर्गा जी का जो स्वरूप आ रहा है, क्योंकि इस बार का नाम से जो अन्न धन कमल पे आ रही हैं, पूरा कमल का, क्योंकि हमने पंडाल भी पूरा वाइट पिंक से दिया हुआ है और माँ पूरा कमल पे रहेंगी। इस बार पूरा आसन कमल पे रहेंगी, पूरा कमल रहेगा। और इस तरह करके हम लोग जो है पूरा बहुत बढ़िया तरीके से बना रहे हैं। हमारे यहाँ सुरक्षा में CCTV, पानी और बालू, इस सब का व्यवस्था है और फायर का भी व्यवस्था है। किस तरह का कार्यक्रम करेंगे? कार्यक्रम हमारे यहाँ जागरण होगा, और नहीं, जागरण के साथ साथ हम लोग 9 का नाम से जो है वो महिला को जो है हम लोग क्या बोलते हैं उनको, महिला साक्षरता है। भंडारा हमारे यहाँ हर साल 9वीं को होता है। इस तरह करके 7वीं, 8वीं, 9वीं हम लोग पूरा प्रोग्राम भी रखे हुए हैं। नियंत्रित करने के लिए किस तरह की? भीड़ को नियंत्रित करने के अपने वॉलंटियर लोग हैं, अपने यहाँ के जो पहले के हैं सब लोग, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, सब लगे रहते हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक सब लगे रहते हैं। भीड़, पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग हमारे साथ है। चौक थाना पूरा हमारे साथ लगा हुआ है। आगे सजावट क्या व्यवस्था? सजावट हमारा हर साल से इस बार बहुत बढ़िया सजावट हो रहा है, क्योंकि सजावट वाला भी बाहर से हम लोग बुलाएं इस बार। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की बनपुरवा शाखा में ध्यान साधना शिविर का समापन हुआ। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा शाखा में तनाव मुक्ति एवं एकाग्रता हेतु विश्व विख्यात संस्था हार्टफुलनेस ने 3 दिवसीय ध्यान साधना शिविर संपन्न किया, जिसमें केंद्र की तरफ से प्रोफेसर GS यादव ध्यान साधक की भूमिका, डॉक्टर श्याम नारायण तथा डॉक्टर RD पाल ने ध्यान की बारीकियों को अध्यापकों के बीच रखा और उन्हें ध्यान की विभिन्न मुद्राओं, समयावधि लेने वाली सावधानियों से रूबरू कराया। अध्यापकों को संबोधित करते हुए डॉक्टर श्याम नारायण ने कहा कि इस संसार में व्यक्ति के पास अनेकानेक मानसिक दबाव और अव्यवस्थित दिनचर्या का जंजाल है, जिससे व्यक्ति की प्रतिभाओं का इस्तेमाल अच्छी मात्रा में राष्ट्र को नहीं मिल पा रहा है। यदि सभी व्यक्ति अपने जीवन में 30 मिनट का समय ध्यान साधना को दें तो वह अपने संपूर्ण प्रतिभाओं का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य डॉक्टर AK चौबे, संतोष पाठक, छात्रावास अधीक्षक लेफ्टिनेंट MS यादव सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, कर्मचारी उपस्थित रहे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री x और y, ऊपर प्लस नीचे माइनस, राइट में x पॉजिटिव और x निगेटिव। तो x पॉजिटिव साइड में यदि आप फोर्सलेस रहें, फोर्स न लगाएं, और जो आपका y एक्सिस में है आप फोकस करें, तो क्या होगा, वो
वही है आपका मेडिटेशन। मतलब ये हुआ आप उलट जाइए इधर, वाई मतलब एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड में चले जाए जिसमें कि फोर्स लग रहा है, मतलब आप फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा कि वो कंसंट्रेशन हो जाएगा। आज के व्यस्तता भरे वातावरण में व्यक्ति को बहुत ही शांति होने की ज़रूरत है, एकाग्र होने की ज़रूरत है। तो हमारे यहाँ सारनाथ स्थित हार्टफुलनेस जो संस्थान है उनके तत्वावधान में 3 दिवसीय साधना शिविर का आयोजन किया गया है। खासतौर से ये जो साधना शिविर मैंने आयोजित किया है वो शिक्षकों की आत्म शांति के लिए या एकाग्रता के लिए, उनके ऊपर भी बहुत सारे दबाव रहते हैं, प्रेशर रहते हैं, उसमें शांति आए, उनका मन एकाग्र हो, इसके लिए हार्टफुलनेस ने एक शिविर आयोजित किया है और जिसका लाभ हम लोग पूरे तरीके से उठा रहे हैं। लम्ही गेट के समक्ष रह रहे लोगों ने उन्हें उजाड़े जाने के संदर्भ में एसडीएम चतुर्थ को ज्ञापन सौंपा। अनुसूचित जाति के लोगों ने एसडीएम चतुर्थ मीनाक्षी पांडे को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने वालों ने कहा कि हम लम्ही गेट के पास बेलवा बाबा मंदिर के पास सड़क किनारे लगभग 3 दशक से रहकर बांस से घरेलू उपयोग की वस्तुओं को बनाने बेचने का काम करते हैं, जो हमारी जीविका का साधन है और हमारा परंपरागत कौशल है। पिछले माह बिना किसी सरकारी नोटिस के कुछ अधिकारी हमारे पास आए थे और हमें वह स्थान खाली करने को बोल के गए थे, जिसकी लिखित सूचना 23 मार्च को हमें दे दी गई थी और निवेदन भी किया था कि हमें बिना कोई निवास दिए बेदखल ना किया जाए। अगर हमें हटाया जाता है तो हम सभी परिवार को स्थायी उचित आवास की व्यवस्था की जाए जहां हम अपना काम भी कर सकें। हमारे पत्र के जवाब में अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिली है, बल्कि पुलिस के लोग आकर हमें वहां से हटने के लिए दबाव बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी 28 झोपड़ियां हैं जिसमें 125 से अधिक परिवार महिलाओं, बच्चों सहित सभी सदस्य रहते हैं। हम आर्थिक तौर से बहुत कमज़ोर, गरीब, अनुसूचित जाति के लोग हैं जिनको अब तक कोई सरकारी मदद नहीं मिली है। उजाड़ा जा रहा है सारे आज डीएम साहब को ज्ञापन सौंपने हम लोग आए थे। ये लगभग 30-32 परिवार है मुंशी प्रेमचंद लम्ही गेट के पास ये लोग रहते हैं, लगभग 30 साल से रह रहे हैं। इनका 30-35 घर है, झोपड़ी सड़कों के किनारे है। पिछले जो 10-15 सालों से बनारस में विकास चल रहा है, रोड चौड़ीकरण के नाम पे जो भी सफाई कर्मी हो, धरकार हो, अन्य गरीब हो जो सड़कों के किनारे रहा करते थे, तो उनको लगातार चौड़ीकरण के नाम पे बेदखल किया जा रहा है। ऐसे में इधर भी शासन इस तरह से तो थोड़ा मदद में भी आ रही है कि उन लोगों को आवासीय सुविधा देने के बाद हटाया जा रहा है। और पिछले 1 साल से इन लोगों को कई बार हटाने का इस तरह का प्रयास हो रहा है और लोगों को शहर में बनारस के जहां भी इस तरह का चौड़ीकरण नाम पे किया गया है, ढेर सारे लोगों को आवासीय सुविधाएं दी गई हैं, तब उनको हटाया गया चिन्हीकरण करके। ये उसी विषय में पिछले 3 बार से पिछले 9 महीने में हम चौथी बार आ रहे हैं कि इनको ऐसे ना हटाया जाए और शासन प्रशासन से हमारी गुजारिश है कि इनको कम से कम आवासीय सुविधा कहीं उपलब्ध करा दें, फिर उनको वहाँ से हटाया जाए। शासन प्रशासन द्वारा लोगों को नोटिस दिया गया था? इन लोगों को अभी तक नोटिस आपको कोई मिली है? अभी तक कोई ऐसा लिखित इनको नोटिस नहीं मिला है अभी तक। केवल जब भी होता है वो आते हैं, चौकी से थाने से लोग आते हैं, इनको थोड़ा धमकाते हैं, फिर वो चले जाते हैं। तो इनका ऐसा कहना है। क्या कहा गया है? आज फिर आश्वासन दी है, मैडम आई थी लेने डीएम साहब की तरफ से, उन्होंने कहा है कि आपकी बात डीएम तक पहुंचाएंगे। हालांकि ये हम चौथे इस बार ज्ञापन में आ रहे हैं, हर बार यही कहा जाता है, तो आशा करते हैं इस बार जो दिया है इनको आवासीय सुविधा मिल जाए, कम से कम इनको सड़क से बेदखल ना किया जाए। सिडबी एवं स्पीक मैके द्वारा आर्य महिला पीजी कॉलेज में आयोजित शास्त्रीय संगीत कार्यशाला का समापन हुआ। सिडबी एवं स्पीक मैके के संयुक्त तत्वाधान में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने के शास्त्रीय गायक पंडित भोलानाथ मिश्र के गायन की प्रस्तुति आर्य महिला पीजी कॉलेज में हुई। इसके साथ ही कॉलेज के सभागार में आयोजित 7 दिवसीय कार्यशाला का समापन हुआ। उनके गायन के पूर्व कार्यशाला में प्रशिक्षण प्राप्त किए विद्यार्थी शिष्यों ने मंच प्रदर्शन के द्वारा अपनी गायकी से शास्त्रीय गायन प्रतिभा का परिचय दिया। वहीं अतिथि कलाकार ने मध्य लयलीन ताल में गायन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में तबले पर आनंद मिश्रा, हारमोनियम पर शिवम मिश्रा तथा तानपुरे पर श्वेता दुबे ने संगत किया। इस अवसर पर प्रबंधक शशिकांत दीक्षित, प्राचार्य प्रोफेसर रचना दुबे, प्रोफेसर ब्रिजबाला सिंह सहित शिक्षक एवं छात्राएं उपस्थित रहीं।
समापन चल रहा है। ये संगीत गायन की एक कार्यशाला हम लोगों ने 19 सितंबर को आरंभ की थी। आज उसी का समापन समारोह है। पंडित भोलानाथ मिश्र जी ने बच्चों को 40 बच्चों को इसमें संगीत के शास्त्रीय उपशास्त्रीय लोकगीत की बारीकियों को सिखाया और समझाया और आज उनकी प्रस्तुति हो रही है। वो स्वयं प्रस्तुति दे रहे हैं। तो आज यहीं पे समापन जी, आज परिपूर्ण हो जाएगा यह कार्यक्रम। ये हमें स्पीक मैकी सिडबी और सिडबी के सहयोग से मिलता है ये कार्यक्रम, तो हम उनके लिए भी बहुत आभारी रहते हैं। और पवन सिंह जी हमारे सामने खड़े ही हैं, मीडिया प्रभारी। तो क्या सीखी छात्रा है इसमें उन्होंने कजरी, ठुमरी, चैती, गज़ल के साथ साथ राग शास्त्रीय में भैरव, भैरवी, जौनपुरी, इतने राग उन्होंने सीख लिए। और उसके अतिरिक्त सरगम लगाना, तराना छेड़ना, ये सब भी सीखा बच्चों ने और आज प्रस्तुत किया, एक कजरी और एक दादरा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूपी बैंक एम्प्लॉयज यूनियन वाराणसी जनपद यूनिट के पदाधिकारियों का निर्वाचन संपन्न हुआ। यूपी बैंक एम्प्लॉयज यूनियन वाराणसी जनपद यूनिट की त्रैवार्षिक आम सभा कबच्छा स्थित यूनियन भवन में संपन्न हुई, जिसमें आगामी सत्र वर्ष 2022 से 2025 तक के लिए पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों का निर्वाचन निर्विरोध संपन्न हुआ। बैंक कर्मचारियों में अपनी लोकप्रियता के कारण अध्यक्ष पद पर पिछले 26 वर्ष से कार्यरत RB चौबे पुनः अगले 3 वर्ष हेतु निर्विरोध निर्वाचित हुए। उपाध्यक्ष पद पर सुनील कुमार सेठ, PK घोष, अरुण ओझा व बालेश्वर निर्वाचित हुए। मंत्री पद पर संजय कुमार शर्मा चुने गए। संयुक्त मंत्री पद पर सुधीर सिंह तथा कोषाध्यक्ष पद पर प्रमोद कुमार द्विवेदी निर्वाचित हुए। वहीं महिला सेल की कन्वीनर कविता खेड़ा चुनी गई। सभा में उपस्थित वक्ता RB चौबे तथा संजय कुमार शर्मा ने इकाई की एकता व सर्वसम्मति से चुने गए पदाधिकारियों की नई टीम को एकजुट होकर प्रबंधन से व सरकार से संघर्ष करने का आह्वान किया तथा सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर उन्हें बधाई भी दी। यहाँ आज यूपी बैंक एम्प्लॉयज यूनियन के सभागार कमच्छा वाराणसी में यूपी बैंक एम्प्लॉयज यूनियन की त्रैवार्षिक आम सभा वर्ष 2022-2025 के लिए पदाधिकारियों के निर्वाचन व अन्य विचारणीय विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए और यहाँ हमारे कार्यालय द्वारा जो सूचना दी गई थी उस सूचना पर लगभग 250 लोग हस्ताक्षर करके मोबाइल एकत्रित हुए हैं और हमने जो भी आगामी सत्र हेतु पदाधिकारियों का निर्वाचन कराया है वह अपने यूपी बैंक एम्प्लॉयज यूनियन के केंद्रीय कार्यालय आगरा द्वारा दिए गए दिशा निर्देश और अपने प्रांतीय संगठन यूपी बैंक एम्प्लॉयज यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई व्यवस्था के अनुसार कराया है। और सभी साथियों का जो अभी मेरे साथ फोटोग्राफ आप लोगों ने लिया है, प्रेस मीडिया के लोगों ने, सबका निर्वाचन सर्वसम्मति से हुआ है। सभी निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं। लोग विरोध भी किए हैं, क्या कारण? हमारे कुछ साथी जो विरोध किए हैं वो यूनियन बैंक स्टाफ एसोसिएशन से संबंधित अपने को बता रहे थे, लेकिन उसमें कौन हमारा मेंबर है कौन नहीं है इसकी कोई सूचना मेरे कार्यालय को नहीं है। और यूनियन बैंक स्टाफ एसोसिएशन वाराणसी जिले का कौन मंत्री कौन अध्यक्ष ये भी सूचना नहीं है।
और हमारे जो नियम है, हमारे यूपी बैंक एम्प्लॉय यूनियन का जो दिशा निर्देश था कि वर्ष 2019, 2020, 2021 का हर संबंधित जो यूपी व्यू से संबंधित संगठन है वो अपने जिलावार सदस्यों की शाखावार सूची देगा। लंका थाना अंतर्गत पांडे महल कॉलोनी के 62 वर्षीय व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लंका थाना अंतर्गत पांडे महल में 62 वर्षीय जयप्रकाश पांडे नामक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने जयप्रकाश पांडे की गुमशुदगी को लेकर सुबह 11 बजे लिखित तहरीर दिया था, जिसके बाद पुलिस पांडे महल कॉलोनी में पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खुलवाने में लगी हुई थी। उसी दौरान जयप्रकाश की पुत्री दीपिका पांडे ने घर के अंदर जाकर देखा तो कुंडी के सहारे उन्होंने फांसी लगा ली थी। सूचना के बाद मौके पर इंस्पेक्टर पहुंचे तथा शव को नीचे उतरवाया गया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि जयप्रकाश पांडे की कई महीनों से डिप्रेशन की दवा चल रही थी। पता यही चला है कि ये जयप्रकाश पांडे जी हमारे क्षेत्र के सम्मानित थे। इनका मानसिक संतुलन भी कुछ ठीक नहीं था, काफ़ी दिनों से इनकी दवा भी चल रही थी। हम लोग आए तो देखे अपने लुंगी से उन्होंने फांसी लगा लिया था और सुबह से ही उनकी खोजाई छानबीन हो रही थी और स्थानीय चौकी पर गुमशुदगी का एप्लीकेशन भी दिया गया था। मौके पर पुलिस आई, देखी, दरवाज़ा खोला गया। उसके बाद देखे लोग कि फांसी पे वो लटके हुए थे। उसके बाद उनको उतारा गया। उतारने के बाद पूरी प्रक्रिया करने के बाद उनको अब भेज दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक इंतजार करें। कितनी उम्र थी और क्या ये करते थे? 55 वर्ष इनकी उम्र थी। यही किराना की दुकान इनकी थी। कौन सी कॉलोनी पड़ती है? ये पांडे महल नरिया। कितने लड़के थे? लड़के दो बेटे। लड़कियाँ कितनी थी? जी, कितने लड़कियाँ? एक लड़की है शायद। कोई रीजन? किस रीजन से? नहीं, हम लोगों को तो अभी कोई रीजन ऐसा स्पष्ट कोई कुछ नहीं। सारी फॉरेंसिक ने भी अपनी जांच कर ली है। बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने हेतु व्हीलचेयर के नंबरिंग की सुविधा शुरू की गई। पुलिस कमिश्नरेट द्वारा बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने हेतु आने वाले दर्शनार्थियों में दिव्यांग एवं बीमार लोगों की सुविधा के लिए गौदौलिया चौराहे पर व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है। पुलिस विभाग की तरफ से इन व्हीलचेयर के लिए नंबरिंग की नई व्यवस्था शुरू की गई है, जिसमें व्हीलचेयर से जाने वाले दर्शनार्थियों का डेटा नोट करके नंबर दिया जा रहा है। एसीपी दशाश्वमेध अवधेश कुमार पांडे, दशाश्वमेध थाना अध्यक्ष अजय कुमार मिश्रा, चौकी प्रभारी मदनपुरा शैलेश यादव, चौकी प्रभारी देवनाथपुरा मधुकर सिंह शामिल रहे। सर, ये किस तरह का नंबर आज पड़ रहा है? ये हमारे यहाँ व्हील चेयर पे जैसे कुछ श्रद्धालु क्योंकि लो व्हीकल जोड़ होने के कारण वो दशाश्वमेध से गंगा आरती और श्री काशीनाथ मंदिर को जाने में असमर्थ रहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर व्हील चेयर की व्यवस्था कराई जाती है। क्योंकि बाहर के दर्शनार्थी रहते हैं और वो आगे पीछे हो जाते हैं तो उनसे बिछड़ जाते हैं, तो उनको ये बताने में असमर्थ रहते हैं मैं किसके हिसाब से कौन से व्हील चेयर के थे। ये नंबरिंग होने के बाद एक हमारे पास व्हील चेयर के नंबर के हिसाब से हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा, जिससे हम तत्काल उस व्हील चेयर वाले से संपर्क करके और उनसे उनका टाइप कराएंगे। सर, क्या इनका कुछ रेट भी तय किया गया है क्या? नहीं, ये इन लोगों को बताया गया कि आप लोग आपस में मिल करके बैठ करके जो भी आपकी लागत या श्रम का जो भी होता होगा उचित मूल्य उस हिसाब से आप करके बता दीजिएगा। तो हमारे एसीपी दशाश्वमेध सर के द्वारा जो है उसका एक सार्वजनिक एक्सप्रेस विज्ञप्ति हो जाएगी, जिससे सभी आदमी को जनमानस को ये सूचित हो जाएगी कि क्या है। सर, देखा जाए तो बाहरी जो यात्री लोग आते हैं ये लोग रेट कुछ अनगवर्न लेते हैं, तो इनका किस तरह का आप संदेश देंगे? ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कुछ करते तो हम लोगों के पास जरूर बाहरी व्यक्ति श्रद्धालु जनों की शिकायतें आती हैं। ऐसी कोई शिकायतें नहीं आती हैं। अगर कभी कभार कोई आता है तो उनको बताया जाता है और वो उचित मूल्य। चितईपुर पुलिस द्वारा सुनवाई न किए जाने पर महिला ने डीएम से गुहार लगाई। चितईपुर थाने पर सुनवाई नहीं हुई तो महिला प्रमिला देवी ने जिलाधिकारी से गुहार लगाई। प्रमिला देवी ने बताया कि उसके जेठ द्वारा परेशान किया जाता है और उसका विरोध करने पर उन्होंने मारपीट की। इसकी सूचना देने चितईपुर चौकी पर महिला गई तो चौकी इंचार्ज ने कहा कि जांच करके मुकदमा दर्ज करेंगे, लेकिन विपक्ष का मुकदमा दर्ज हो गया और महिला की कोई चौकी पर सुनवाई नहीं हुई। तब वो चितईपुर थाने पर गई। महिला का कहना है कि चौकी और थाने पर वो चक्कर लगाती रही, लेकिन कोई भी सुनवाई अब तक नहीं हुई है। मैं यहाँ पे आई थी जिला अधिकारी के पास अपना प्रार्थना पत्र देने के लिए कि मेरे साथ मेरा थाने चौकी पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कौन सा थाने का? चितईपुर।
चितईपुर थाना और चौकी, मेरा कुछ भी नहीं सुन रहे हैं। मैं आज 8 तारीख से एकदम दौड़ते दौड़ते परेशान हो गई हूँ। वहाँ बैठी, ना मेरा मुकदमा लिखा जा रहा है, ना कुछ लिखा जा रहा है। अगले पक्षों का मुकदमा भी दर्ज हो गया है, सब हो गया है, मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या मामला है? मामला है कि वो छत पे रहते हैं, छत पे सोते हैं, छत पर से पेशाब कर रहे थे, नीचे बेसिंग है। मैं वहाँ ब्रश कर रही थी, मेरे छिट्टी आया, मैं बोलने के लिए गई भोर में 4:30 बजे के करीब। उसी समय जेठ ने मेरे सीना पकड़ कर ढकेला और मार झगड़ा करने के लिए उतारू हो गए। उसमें मेरा मंगलसूत्र पहनी थी, कहाँ नोचा गया, कहाँ छीना गया, वो भी नहीं मेरा पता चला अभी तक। और उस पर उनके पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उल्टा थाने पर गई तो क्या हुआ? थाने पे बोलते हैं कि मैं जांच पड़ताल करूंगा, तब आपका मुकदमा लिखूंगा, बस यही बोला जाता है। एक दिन गए भी जांच करने के लिए, जांच पड़ताल करके आए, उसके बाद बोले कि हम अब आ गए हैं छुट्टी पे। अभी तक मेरा कोई कार्रवाई नहीं। चौकी का और क्या थाना है चितईपुर, चौकी भी चितईपुर। आज आप डीएम ऑफिस से क्या आश्वासन मिला आपको? बोला गया है कि आप जाइए, आगे आपका कार्रवाई होगा और लिखा जाएगा। आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि जो मेरे साथ गलत हुआ है उसका सजा उन लोग को मिले। गाजीपुर के जिलाधिकारी के नाम से फेक ट्विटर अकाउंट बनाया गया। इन दिनों कई विशिष्ट जनों की फेक आईडी संचालित होने की बात सामने आ रही है। इसी बीच गाजीपुर के डीएम आरिका अखौरी ने कहा कि किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा पूर्व डीएम और वर्तमान डीएम के नाम से फेक ट्विटर हैंडल संचालित किया जा रहा है। डीएम आरिका अखौरी ने कहा कि इस मामले की जांच साइबर सेल को सौंप दी गई है और सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज 23 सितंबर 2022 को जन सुनवाई के दौरान मेरे संज्ञान में लाया गया कि एक फेक ट्विटर आईडी और फेक ट्विटर हैंडल जो कि पूर्व में @DM आरिका अखौरी के नाम से और वर्तमान में फैन ऑफ आरिका अखौरी के नाम से संचालित किया जा रहा है। इस ट्विटर हैंडल से भ्रामक सूचनाएं ट्वीट की जा रही हैं। इस संबंध में मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि एक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल डीएम गाजीपुर का, एडमिन गाजीपुर का है और इसके अलावा अन्य कोई भी ट्विटर हैंडल संचालित नहीं है। जिसके द्वारा भी ये फेक आईडी बनाया गया है उसकी जांच साइबर सेल द्वारा की जा रही है और उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रजापति शोषित समाज संघर्ष समिति द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित हुई। प्रजापति शोषित समाज संघर्ष समिति द्वारा आगामी 25 सितंबर को डॉक्टर रत्नप्पा भरमप्पा कुम्हार की 114वीं जयंती पर कुम्हार महासम्मेलन के संदर्भ में तथा कुम्हार समाज पर हो रहे उत्पीड़न, बलात्कार, हत्या आदि समस्याओं को लेकर प्रमुख छेदीलाल निराला ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि पूरे भारत में कुम्हार समाज की स्थिति को सुधारने, समाज में बच्चों को शिक्षा व अन्य भागीदारी को कैसे बढ़ाया जाए, इस संदर्भ में कुम्हार समाज को SC जाति में शामिल करने के अधिकार पर प्रेस वार्ता की है, जिसमें प्रमुख रूप से चेक्कुर प्रसाद, राजेश प्रजापति, राजेश वर्मा आदि मौजूद रहे। और 25 तारीख का जो कार्यक्रम है लगभग हमको 7 बिंदु पर चर्चा करना है। सबसे पहले तो जो पूरे उत्तर प्रदेश में कुम्हार के लिए जो कुम्हार गड्ढा मिला है और उस कुम्हार गड्ढे पर लगभग 40% जो है भूमाफियों का कब्जा है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि भूमाफियों से कब्जा हटा करके कुम्हार को जो है सुरक्षित किया जाए और उनको जो है देने का काम करें। दूसरा जो है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है कुम्हारों पर निरंतर हत्या, उत्पीड़न, बलात्कार हो रहा है। उस हत्या, उत्पीड़न, बलात्कार पर मैंने ज्ञापन दिया, जिलाधिकारी मार्फत जो है मुख्यमंत्री जी को दिया, राज्यपाल महोदय जी को दिया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हो पाया। तो नहीं हो पाया तो इस पर भी मैंने इस सम्मेलन के माध्यम से, जो कि पीड़ित परिवार के लोग भी उस सम्मेलन में आ रहे हैं, और मैं सरकार से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस मामले को ध्यान में रखते हुए जो है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। और दूसरा ये है कि जिस तरीके से राजनीतिक आज के डेट में पूरे उत्तर प्रदेश में कुम्हारों की जो संख्या है, राजनीतिक स्थिति जो है बहुत ख़राब है। हम कहने के लिए जो है 3.89% है, 403 विधानसभा है, उसके हिसाब से कुम्हारों को राजनीतिक दर्जे के लिए कम से कम 16 विधायक होना चाहिए, लेकिन आज जो है मात्र 3 हैं। तो ये राष्ट्रीय सम्मेलन, कुम्हार राष्ट्रीय महासम्मेलन जो किया जा रहा है, पूरे देश के कोने कोने से समाज के लोग आ रहे हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारी शैक्षणिक स्थिति है, जो राजनीतिक स्थिति है, जो हमारे रोजगार पर जो हमला हो रहा है, इस चीज़ को हम बताते हुए
जो हमारे बहन बेटी और बेटे जो आज के डेट में सुरक्षित नहीं है, ये सरकार को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप समय रहते हुए इस मामले को अगर आप संज्ञान में नहीं लेते हैं तो ये प्रजापति शोषित समाज संघर्ष PS4 जो है अपने की टीम के साथ बनारस में भूख हड़ताल पर भी बैठ सकता है। ये प्रोग्राम आप कर रहे हैं तो कौन मुख्य अतिथि होगा, क्या प्रोग्राम होगा? हमारे मुख्य अतिथि जो है मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय नर्मदा प्रसाद प्रजापति जी हैं। विशिष्ट अतिथि जो है पूर्व कृषि राज्य मंत्री जो है बंसबड़ी वर्मा साहब हैं, और समाज के मतलब जिला अधिकारी हैं, SDM हैं, जज हैं और डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, सारे लोगों को मैं आमंत्रित किया हूँ। कुम्हार समाज के सभी संगठनों को मैं आमंत्रित किया हूँ। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन मां शैलपुत्री के दर्शन के मद्देनजर मंदिर परिक्षेत्र में किए जा रहे व्यापक प्रबंध। BHU IIT मैदान में 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट मैच का हुआ आयोजन। SB दुर्गोत्सव समिति द्वारा मां वैष्णो देवी के गुफा स्वरूपी पंडाल को दिया जा रहा अंतिम स्वरूप। और लम्हे गेट के समक्ष रह रहे लोगों ने उन्हें उजाड़े जाने के संदर्भ में SDM चतुर्थ को सौंपा ज्ञापन। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।